आप स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, आपके पेपर का नाम है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉस। आप मुझे बस एक बात बताइए, यहां पे ये लॉ नहीं लिखा, यहां पे क्या लिखा है? लॉस। एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है। बहुवचन मतलब, इसका मतलब हमने सिक्योरिटीज वर्ड यूज हुआ है और दूसरा वर्ड क्या यूज हुआ है? लॉस। तो पहले हम इनके बेसिक टर्म क्लियर करेंगे, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉस। तो आपका जो सिलेबस है, आपकी जो बुक है, उसको दो भाग में डिवाइड किया है। इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज अ कैपिटल मार्केट एंड सेकंड वन इज सिक्योरिटीज लॉस। और इसका कॉम्बिनेशन है कैपिटल मार्केट 40 मार्क्स और सिक्योरिटीज लॉस 60 मार्क्स। टोटल हो गए कितने? 100 मार्क्स। मैम हमें लाने 100 में से 200। बहुत अच्छी बात है। अब इधर देखिए, ध्यान दीजिए, समझिए जरा। तो हमने कहा कि पहला पार्ट हमारा क्या है? कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट पर हम बहुत बाद में पहुंचेंगे, उससे पहले जीरो बेसिक हमें बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। और मेरी पहले से ही आदत है कि मैं बच्चों को बहुत सिंपल तरीके से चीजों से कनेक्ट करती हूँ, ना कि बहुत टफ। पहले दिन में आके बोलने लगूं भाई ये शेयर है, ये ट्रेडिंग है, स्टॉक मार्केट है, अल्लाह है, बला है, बच्चा बेहोश। पहले हम सिंपल पढ़ेंगे, बेसिक समझेंगे। तो हमने यहां पे देखा कि इंस्टीट्यूट ने जो हमारा सिलेबस दिया वो दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट है कैपिटल मार्केट और दूसरा पार्ट है हमारा सिक्योरिटीज लॉस। हमने कहा आईसीएसआई आप बच्चों से क्या चाहते हो? ये भी कमाल की बात है, बहुत कम लोग ये बात बताते हैं, क्योंकि हमारा जो एग्जाम लेगी वो आईसीएसआई है, आपको जो डिग्री देगी वो आईसीएसआई है। तो हमें जो चल रहा है ना, आईसीएसआई के अकॉर्डिंग चलना है, जिसकी मैं मेंबर हूं, आप स्टूडेंट हो, हम उनके अलग नहीं जा सकते। बस मेन चीज है कि हमें आपको तैयार करना है कि वो जो एग्जाम ले उसमें आप क्वालिफाई करो, तो उन्हीं की अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज, कैपिटल मार्केट आपको क्या प्रोवाइड करेगी? कैपिटल मार्केट में जो हमें पढ़ना है उसका लेवल क्या होगा? क्या लिखा है जरा देखना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। क्या वर्ड यूज किया? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, रेगुलेशंस, किसके? कैपिटल मार्केट इन इंडिया, नॉट आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया की भी कैपिटल मार्केट पढ़ाई जाती है, बट वो प्रोफेशनल में। यहां पे सिर्फ आपको इंडियन कैपिटल मार्केट के बारे में डिस्कस करना है। आगे दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं जी? फैमिलियरिटी। क्या मतलब है इससे? फैमिलियरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय द फैमिलियराइजेशन? घुलना मिलना करना चाहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, और मार्केट में जो लोग क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट। एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, जैसे कि इक्विटी, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा। ओके जी, मैं ये मानती हूं कि मेरी क्लास के बच्चे को ना इक्विटी पता, ना डेट पता, ना डिबेंचर पता, ना बॉन्ड पता, उन्हें सब कुछ सिखाना है। दूसरी तरफ देख लेते हैं, हमने कहा पार्ट बी क्या चाहता है। देखो, पार्ट बी और पार्ट ए की अप्रोच में अंतर है। आप खुद से देखिए स्क्रीन पे, पार्ट ए की अप्रोच है बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड पार्ट बी की अप्रोच है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अंतर समझ में आया दोनों में? इसका मतलब पार्ट ए बेसिक पढ़ना है और पार्ट बी थोरो स्टडी करनी है, इन डेप्थ स्टडी करनी है। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अब देखिए इसके अंदर क्या क्या आएंगे। इन्होंने कहा भाई और बहनों, सिक्योरिटीज लॉस और रेगुलेटरी बॉडीज लाइक सेबी, फ्रेमवर्क्स किसके? लिस्टेड एंटिटी, कंप्लायंसिंग रिक्वायरमेंट, पब्लिक इशू लिस्टिंग एंड ऑल दैट। ये मैंने सिर्फ बताया कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाहती है। फिर हमने कहा अब हम देखेंगे कि इसमें कितने चैप्टर हैं, क्योंकि कई बार बच्चा पढ़ रहा होता है, उसे यही नहीं पता चैप्टर कितने हैं, कौन कौन सा पढ़ना है, कैसे हमें करना है, तो हमें बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होती। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, पहला पार्ट है हमारा कैपिटल मार्केट और दूसरा पार्ट है हमारा सिक्योरिटीज लॉस। भाई और बहनों, कैपिटल मार्केट आपका आता है 40 मार्क्स के लिए और सिक्योरिटीज लॉस आपसे पूछा जाता है 60 मार्क्स में। टोटल चैप्टर आपको पढ़ने हैं
18 चैप्टर है। और खुश होने की बात यह है कि ग्रुप 2 के अंदर आपके लॉ में इसमें सबसे कम चैप्टर है, लेकिन इसका जो भाई है ना, बड़ा भाई, इसका एक बड़ा भाई भी है मैम, हाँ इसका एक बड़ा भाई है, उसका नाम है ECIPL। इसकी भरपाई वो कर लेता है, टेंशन मत लेना तुम, वो अपने आप भरपाई कर लेता है, क्योंकि इसमें सिर्फ चैप्टर और सिर्फ क्या है, चैप्टर्स हैं। तो इट मींस इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर, चलो बता दो जल्दी से, कितने चैप्टर हैं? 18। ओके, पार्ट 1 में 7 चैप्टर हैं जो कि कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के। पार्ट 2 में बाकी के चैप्टर जो है, रेस्ट ऑफ द 11 चैप्टर्स इन पार्ट बी। ओके, अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। फाइनेंशियल सिस्टम, यस, मैं फिर से इस पे वापस आऊंगी और आपकी आज की क्लास में ये दावा है और मेरा वादा भी है कि एक एक चैप्टर का लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। मतलब पहली क्लास से पूरा रूट मैप, सिलेबस का पूरा रूट मैप आप आज समझ कर जाओगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है वहां तक पहुंचने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना। हम यहां पे शुरुआत करेंगे सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर की। मैम सच्ची में आप देखिए, हम यहां पे पहले चलेंगे कहीं ना कहीं बेसिक पर। ये देखिए बच्चों स्क्रीन पर, अगर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे तो आपको नजर आ रहे होंगे सेक्टर्स, है ना? आपको नजर आ रहे होंगे क्या? सेक्टर। कितने तरीके के सेक्टर आपको नजर आ रहे हैं, जरा देखना। हाँ जी, पहले बताइए कितने सेक्टर हैं? 2 सेक्टर हैं। कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा बिजनेस सेक्टर। इट मींस यहां पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो हम यहां पे समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस होल्ड सेक्टर एंड अ बिजनेस सेक्टर। दोनों के बीच में क्या अंतर है? हाउस होल्ड सेक्टर किसे बोलते हैं और बिजनेस सेक्टर किसे बोलते हैं? तो अगर हम बात करें हाउस होल्ड सेक्टर की, तो हाउस होल्ड सेक्टर वो है जो बेसिकली अपना काम कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, और घर चलाने के बाद भाई और बहनों सारे खर्चे काटने पीटने के बाद जो पैसा बचता है उसे हम बोलते हैं क्या? एस फॉर व्हाट? यस, सेविंग करते हैं। अब इन्होंने वो पैसा सेव किया, सेव करने के बाद जितने भी पैसे बचे उसका क्या किया? आपने पहले पुराने टाइम में सुना होगा कि हम जब घर बना रहे थे तो हमने वहां पे डिगिंग करी। डिगिंग का मतलब होता है खुदाई करना, हाँ। और घर की नींव का काम चल रहा था तो वहां से हमें एक गोल्ड का क्या मिला? एक गोल्ड का बहुत बड़ा यूटेंसिल मिला, और उसमें था सोना और सिर्फ क्या? सोना और सिर्फ क्या? सोना। ठीक है, ऐसे आपने जरूर सुना होगा, ऐसा आपने जरूर सुना होगा बेसिकली कि इस तरीके की गोल्ड की जो चीजें होती हैं कहीं ना कहीं वो निकलती हैं कि भाई गोल्ड निकला है, गोल्ड निकला है। तो उसका लॉजिक क्या होता है? तो उसका लॉजिक मैं आपको बता देती हूँ। कोई बच्चा बता सकता है कि उसका लॉजिक क्या होता है? हाँ जी, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि उसका लॉजिक क्या होता है? तो उसका लॉजिक ये होता है कि वो गोल्ड आया कहां से। कई बार कुछ लोग कहते हैं जी ये गोल्ड जो आया ना, वो क्या बोलते हैं, कुछ भूत प्रेत आत्मा होती है, वो गोल्ड छोड़ के चली गई। नहीं, वो गोल्ड कहां से आता है बता सकते हैं कोई बच्चा? वो गोल्ड हमारा ही होता है और हमारे पूर्वजों का होता है। लेकिन पूर्वजों का गोल्ड हमें कैसे मिला? हाँ बताइए। हाँ बस, कितने समझदार बच्चे हैं आप। पहले के टाइम में अलमीराज नहीं होती थी। आज से 100 साल पहले की बात करें, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अलमीरा। अगर किसी को कोई सामान प्रोटेक्ट करना है, फ्रिज भी नहीं होते थे। इवन फ्रिज का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन था, जमीन में दबा देते थे पानी को मिट्टी के बर्तन में, वो ठंडा रहता था। ऐसे ऐसे जुगाड़ किए जाते थे। तो अब क्या, तभी तो कहते हैं जमीन से जुड़े हुए लोग थे। अब किसी बच्चे को अगर मिट्टी लग जाती है, छी छी छी, है ना, ऐसे बोलते। पहले मिट्टी में ही खेलता था बच्चा। तो आप समझिए जरा ध्यान से, 100 years ago जो लोगों के पास पैसे होते थे तो पैसे भी वो जमीन में ही दबाते थे। जनरली किसी कपड़े में किया, कुछ किया, उसको नीचे डाल दिया। अब जिसके पास ज्यादा होता है, कई बार
भूल जाते हैं। अब भूल गए तो भूल गए, और रात गई और इस रात की सुबह नहीं। अब वो गोल्ड ऐसे ही निकलता था। अब मैं आपसे कहना चाहती हूं, हमने कहा जी मिस्टर कल्लू हैं और वो बहुत पैसा कमाते हैं और खर्चा करने के बाद उनके पास मंथली 5,000 रुपए बचते हैं और एक साल में 60,000। एक महीने में 5,000 और एक साल में 60,000। अब एक बच्चा कह रहा है मैम 60 नहीं बचते, मैम 60,000 बचते हैं। ऐसे मत बोलना, ठीक है? 60,000 रुपीज। अब वो 60,000 रुपीज उसे निवेश करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन वो क्या करता है, जहां पे बेड पे सोता है उस बेड को खोलता है, उसमें पैसे दबा देता है, फिर अगले महीने उन्हें गिनता है, फिर इससे अगले महीने उन्हें गिनता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, वो हर महीने पैसे गिनने से क्या बढ़ जाएंगे या उतने के उतने रहेंगे? भाई और बहनों, एक चवन्नी भी उसमें नहीं बढ़ेगा। अब आप अपने छोटे भाई कल्लू को जरा सजेस्ट करिए, वो उन पैसों से पैसा कैसे कमाए। हमने कहा कल्लू तेरे पास एक रास्ता है कि क्या, कि तू साइकिल उठा और निकल जा। साइकिल उठा और निकल जा और गली गली में शोर मचा कि कल्लू के पास बहुत पैसा है, किसी को चाहिए हो तो बताओ। अब उसने वही काम किया, वो एक थैला लेके निकल पड़ा। अब निकलते ही वो शोर मचा रहा है, किसी को पैसे चाहिए हो तो आ जाओ बाहर, पैसे चाहिए हो तो। अब देखा क्या, कल्लू को चारों तरफ से लोगों ने कहने लगे मुझे दो मुझे दो मुझे दो। लेकिन उसका मन किसी को भी पैसे देने को इच्छुक क्यों? क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज उससे पैसे ले तो लेंगे, लेकिन इस बात की क्या श्योरिटी है कि पैसा उसको वापस मिलेगा? और अगर इतना ही पैसा उसे वापस मिलेगा तो किसी को देने से क्या ही फायदा है? इसका मतलब दो बातें हमारे माइंड में, दो चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज, जो पैसा हम देंगे हमें उस पर रिटर्न चाहिए, तभी होगा पैसे से पैसा। और दूसरी उससे बड़ी बात, भाई हम उतना ही ले लेंगे, तुम रिटर्न नहीं दे रहे मत दो, लेकिन हमारा पैसा लौटा देना। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अगर उसके पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी तो सिंपल सी बात है, वो पैसा किसी को भी दे देगा। लेकिन आप जानते हो, जब कोई पैसा लेता है तो वो गाय की तरह रहता है, लेकिन जब पैसा देता है शेर की तरह बन जाता है। क्योंकि पैसे लेते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु पैसे देता हुआ अच्छा इंसान। इसीलिए बोला जाता है कि हमें अपनी रिलेटिव में, अपने रिलेशन में, अपनी फैमिली में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, भाई और बहनों, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये फैक्ट है, ये हैंड्स प्रूव्ड है, ठीक है? तो इट मींस अब हमारे सामने बात यह है कि मिस्टर कल्लू इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट 5,000 रुपीज पर मंथ एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब इधर यहां पे एक मिस्टर राजा है, राजा, एंड राजा इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर, ओन बिजनेस, एंड ही इज इंटरेस्टेड टू यूज फंड्स। इनको पैसे की जरूरत है। अब इन्होंने भी साइकिल उठाई, गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमे। भाई किसी के पास एक्सेस पैसा है क्या? मुझे दे दो, आज 1 रुपया लूंगा, कल 2 रुपए दूंगा। कोई नहीं निकल के आएगा, क्योंकि तेरी शक्ल अच्छी नहीं राजा। किसी ने 1 रुपया नहीं दिया राजा को, और राजा के पास बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, परंतु उसके पास भाई और बहनों पैसा नहीं है। अब जब उसके पास पैसा नहीं है तो कोई भी उसको पैसा देना नहीं चाहेगा। ऐसी स्थिति में राजा भी परेशान है और मिस्टर कल्लू भी परेशान है। इसका मतलब आप ये बताइए, पैसे की जरूरत किसे है? बिजनेस सेक्टर को, और एक्सेस पैसा किसके पास है? हाउस होल्ड सेक्टर। इसके बीच की दूरी जो कम करती है, ये जो सरप्लस फंड, रिक्वायर्ड फंड तक जो पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम, यही समझना है आपको लास्ट क्लास तक। बहुत सारे बच्चों के माइंड में गलतफहमी होती है, मैम मुझे बहुत डर लगता है। किससे? मैम सिक्योरिटी लॉ के पेपर से। मैंने कहा 7 जो पेपर है ना, उनमें सबसे आसान पेपर यही है। ये तो बेचारा बड़ा मासूम पेपर है, इसमें तो कोई टेक्निकलिटी नहीं है, बस इसको सही तरीके से समझाने वाला अगर कोई है। मैं कहती हूं इससे मजेदार तो पेपर नहीं है, तो मासूम पेपर है बेचारा। मासूम क्यों है? क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, क्वेश्चन तक चेंज नहीं होता, लेकिन बच्चा डरा हुआ होता है। शेयर्स है, स्टॉक मार्केट है, इंडाइसिस है, इंडेक्स है, डीपी है, डिपॉजिटरी है। मैंने कहा ना, डर के आगे क्या है?
जीत है भाई साहब। अब सुनो, आप ये बताइए, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? कम ऑन रिप्लाई। फाइनेंशियल, जोर से बोलो, फाइनेंशियल सिस्टम। हमने कहा फाइनेंशियल सिस्टम की जब हम बात करते हैं, मुझे बस एक लाइन बता दो, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? सिस्टम किसे बोलते हैं? व्हाट आई मीन बाय द सिस्टम? स्ट्रक्चर। सिस्टम का मतलब क्या? सिंपल सिंपल बातें बताओ, ज्यादा पढ़े लिखो वाली नहीं, साधारण चीजें। व्हाट आई मीन बाय सिस्टम? हाँ, सिस्टम किसे बोलते हैं? बोलिए ना, व्हाट आई मीन बाय द सिस्टम? कम ऑन रिप्लाई। जो उसे रेगुलेट करे। आप पूरे सिस्टम ही बैठे हो, आपके पास सारे सिस्टम है। आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है या नहीं है? आपकी हमारी बॉडी पूरी सिस्टमेटिक है ना, सिस्टमेटिक। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर अरेंजमेंट, एक प्रॉपर तरीका। जैसे बोलते हैं यार उनके हाथों कोई सिस्टम ही नहीं था, खराब सिस्टम था। तो सिस्टम की अगर हम बात करें, सिस्टमेटिक चीजों की हम बात करें, तो सिस्टम का मतलब है, फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है जिसके पास एक्सेस फंड है और जिसको पैसे की, बोलिए ना, जिसको पैसे की जरूरत है। ये जो एक्सेस फंड, सरप्लस फंड, रिक्वायर्ड फंड के पास जो पहुंचता है, वो किसके थ्रू पहुंचता है? फाइनेंशियल सिस्टम। जिस देश का जितना अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम होगा, जिस कंट्री का जितना अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम होगा, वो उतनी स्ट्रांग इकोनॉमिकली होगी। ठीक है। अब हमारे मोदी जी के सामने एक बड़ी दिक्कत आई भाई और बहनों। वो कहने लगे हम चाहते हैं हमारे देश में व्यापार बढ़े, परंतु मित्रों कोई पैसा देने को तैयार नहीं है, लोगों को विश्वास नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अगर किसी कंपनी को 1 रुपया दोगे तो वो कंपनी आपको पैसे वापस जरूर करेगी। आप मुझ पर भरोसा करिए। मोदी जी ऐसे बोल रहे हैं। हमने कहा जी हम नहीं करते आप पे भरोसा, आप तो सही बात नहीं बोल रहे हो, हमें विश्वास नहीं है। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि विश्वास किस बात का? मोदी जी ने कहा जो पैसा लेगा उसको पैसा वापस करना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। हमने कहा जी हम विश्वास नहीं करते, कोई कानून है आपके पास? उन्होंने कहा है मेरे पास, IBC, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। भाई और बहनों, 2016 में एक ऐसा कानून आया था कि अगर किसी ने, किसी भी कंपनी ने, किसी भी कॉर्पोरेट ने पैसा उठा लिया और वापस नहीं करा तो कंपनी बंद होने की कगार पर आ जाती है। और ये नहीं कि कोर्ट में केस चलेगा, क्योंकि कोर्ट में अगर केस चलता है तो मिलती क्या है? तारीख पर तारीख, और लास्ट में मिली तो सिर्फ क्या? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई और बहनों। फास्ट ट्रैक, कौन सा कानून पता है मैंने चलो बताना? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, एंड द ईयर इज, उसी के साथ हमने कहा जी अभी भी मन नहीं भरा। कहने लगे सुनिए, इंडिया के अंदर जितनी रियल एस्टेट्स थी, जितनी रियल एस्टेट, ये जो बिल्डिंग्स बनाती हैं, जो प्लॉट्स, फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं, ये पहले लोगों को जी ललचाए रहा ना जाए, बोलती थी 50,000 रुपए दो आपके घर का सपना पूरा, और महीने के बस 50,000 रुपए देते रहो जब तक पोजीशन मिलता है। लोग अपनी मेहनत की कमाई में से एक एक पाई बचा बचा के ऐसी कंपनीज को पैसा देते थे, और जब पोजीशन का टाइम आया तो उस समय गायब हो गए। हमारे देश के अंदर कोई सिस्टम ही नहीं था। आप देख लीजिए पुरानी हिस्ट्री, केसेस पढ़ लीजिए। जब इस तरीके की दिक्कत ज्यादा होती है तो सिस्टम आता है, और हमारे देश के अंदर एक कानून आया, रेरा एक्ट, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। उसके तहत रजिस्ट्रेशन होता है, और वो पूरा का पूरा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को कवर करता है। रजिस्ट्रेशन पहले होगा, बुकिंग बाद में होगी। समझ में आई मेरी बात? अब मुद्दा ये उठता है, जितना भी रियल एस्टेट काम कर रहा है वो बिना पैसे के कोई भी काम नहीं कर सकते। उन्हें सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है। वो अपने पैसे से बिजनेस नहीं करेंगे तो वो किससे पैसे इकट्ठे करेंगे?
जनता से। किससे पैसे इकट्ठे करेंगे? जनता से। अब सुनिए जरा, हमने यहाँ पे सिंपल सी बात करी, व्हाट डू यू मीन बाय द, मुझे सिंपल सिंपल बातें बताओ बस, ज्यादा टेक्निकल नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनेंशियल सिस्टम? हमने कहा जी फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है ये जो सरप्लस फंड है ये किसके पास जाना चाहिए? रिक्वायर्ड फंड के पास। तो हमने कहा फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच फाइनेंशियल सरप्लस इनकम ट्रांसफरिंग दैम टू अदर हु आर रिक्वायर्ड, जिसको पैसे की जरूरत है उस तक पहुंचना इज नॉन एज फाइनेंशियल सिस्टम। हमने कहा ये बताइए ये फाइनेंशियल सिस्टम काम कैसे करता है, मतलब इसके पिलर्स क्या हैं? तो फाइनेंशियल सिस्टम के 3 पिलर हैं। ये देखिए फाइनेंशियल सिस्टम के 3 पिलर हैं। पहला है फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा है फाइनेंशियल प्रोडक्ट और तीसरा है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फिर से समझिए फाइनेंशियल सिस्टम कितने पिलर पे चलती है? 3 पिलर्स पे। पहला फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट और तीसरा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अब मेरी बात सुनिए, हमने कहा जी फाइनेंशियल सिस्टम के 3 पिलर है। व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट किसको बोलते हैं? 3 पिलर तो जरूर है, लेकिन ये पिलर कौन कौन से? तो फाइनेंशियल सिस्टम के 3 पिलर होते हैं। वन इज अ फाइनेंशियल मार्केट, सेकंड वन इज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, थर्ड वन इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। लेकिन मैं फिर जीरो बेसिक पे जाऊंगी, मुझे बस एक चीज का मीनिंग क्लियर करिए, व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केट? व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केट? मार्केट किसे बोलते हैं? यस कम ऑन, व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट बाद में पढ़ेंगे। अच्छा वैसे हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम के कितने पिलर हैं? 3। पहला क्या है? फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल बाद में पढ़ेंगे, पहले मार्केट का मीनिंग बताइए। आप क्या जानते हो व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? वाह ब्यूटीफुल आंसर। जहां पे बायर और सेलर दोनों मिलते हैं और अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर हुई बात? अब हमने कहा भाई और बहनों, मार्केट एक ऐसा प्लेस और सिस्टम है जहां पे बायर और सेलर दोनों आते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं? एक्सचेंज। इन कैपिटल मार्केट कंटेक्स्ट इट रेफर्स टू प्लेटफॉर्म वेयर सिक्योरिटीज लाइक shares, bonds, debentures are bought and sold and it enable company to raise fund to earn returns। अब सुनिए ये बहुत टेक्निकल बात हो गई। हमने कहा मार्केट वो जगह जहां पे बायर भी है और वहां पर सेलर भी है। फॉर एग्जाम्पल हमने सब्जी मार्केट की बात करी, सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में कौन कौन होते हैं? सबसे पहले मंडी एक ऐसी जगह है जिसको सब्जी बेचनी है वो आता है, और सब्जी जिसे खरीदनी है वो आता है। फिर दूसरी चीज जिसके थ्रू सब्जी हम बेच रहे हैं, है ना, जो वहां पे इंटरमीडियरीज बैठे होते हैं वो क्या है? सब्जी मार्केट के इंटरमीडियरीज जिनसे हम सब्जी खरीद रहे हैं। तीसरी चीज आप ये बताइए, सब्जी किसान के यहाँ पे हो रही है, किसान ने अपने खेत में टिंडा, भिंडी, गोभी, आलू, मटर, टमाटर लगा रखे हैं। तो आपको 1 किलो टमाटर चाहिए तो आप गाड़ी लेके किसान के पास पहुंचते हो, फिर 1 किलो टमाटर लेके आते हो? नहीं ना। अब जरा एक चीज को समझना, आप क्या करते हो कि मार्केट में जाते हो और जो लोग किसान से सब्जी लेकर मार्केट में बेच रहे हैं उनसे खरीदते हो। यस और नो? क्या इतनी बात समझ में आई मेरी? मैं क्या कहना चाह रही हूं? ओके। तो कुल मिला के ये है कि एक तो फाइनेंशियल मार्केट होगी और उसके अंदर बैठे हुए होंगे कौन? इंटरमीडियरीज। अब वो इंटरमीडियरीज कौन होते हैं लेटर ऑन बताऊंगी। और तीसरी जरूरत है प्रोडक्ट की। क्या बोला मैंने? तीसरा क्या चाहिए हमें? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जैसे आप सब्जी मार्केट में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? टिंडा, भिंडी, गोभी, आलू, मटर, टमाटर ले लो, ठीक है। इसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट के भी प्रोडक्ट होते हैं, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, इंडियन, फॉरेन, कौन सा चाहिए, देसी, विदेशी, सब मिलेगा। तो ये सारे क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स। क्या होते हैं ये? इंस्ट्रूमेंट्स। इतनी बात समझ में? क्लियर हो रहा है? अब यहां पे हमने कहा, फिर से हमने कहा फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पे वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि स्टॉक है, बॉन्ड्स है, डेरिवेटिव है, ये क्या किए जाते हैं? एक्सचेंज। मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, मैं इन्हें क्या बोल सकती हूँ? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या बोला जा सकता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि एक दूसरे से खरीदता और बेचता है। अब हमने यहां पे बात करी कि जो फाइनेंशियल मार्केट है ये कितने तरीके की हो सकती है। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो ये कितने तरीके की हो सकती है? फिर से पीछे चलते हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम के कितने पिलर हैं?
3 पिलर है, क्या क्या? फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट और इंटरमीडियरीज। इतना याद है? क्या बात है। हमने कहा फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रही हूं और मुझे उस एग्जाम्पल का जरा आंसर देना। मान के चलिए आपका जो है क्या है कि एक होटल है ना, बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी बातें। आपका होटल है और उस होटल पे बनती है चाट और वहां पे बर्गर, समोसा। आप ये बताइए जितनी भी सब्जियां हैं, सब्जियों का राजा कौन है? आलू। सब्जियों का राजा आलू है, पता होगा ना आपको। फलों का राजा आम, ये तो पता है। और जंगल का राजा और घर का राजा तुम। ठीक है, बोल मत देना घर पे जाके नहीं तो आपकी रानी बना देंगी आपकी मम्मी मार मार के। अब सुनिए जरा, ध्यान दीजिए प्लीज, अब इधर सुनिए जरा, ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रही हूं। मान के चलिए आपका होटल है और उसपे आपको आलू की जरूरत पड़ती है और आपको 1 ट्रक आलू चाहिए, 1 ट्रक, सिंगल फुल ट्रक आलू चाहिए। आप उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखवा देते हो, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट 1 ट्रक पोटैटोज की है। तो ये बताइए 1 ट्रक आलू के लिए आप अपने घर पे बैठे हो और घर पे बैठ के नीचे सब्जी वाला जा रहा है, उसे बाल्टी दे देते हो, भैया 1 ट्रक आलू देना, इज इट पॉसिबल? क्या करोगे? हाँ, किसके पास जाना होगा? फार्मर के पास। इट मीन्स हमारे पास 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, जब किसान की फसल का टाइम होता है, हम किसान की फसल के टाइम पे डायरेक्ट किसान से खरीद सकते हैं। तरीका नंबर 2, हम कोल्ड स्टोरेज से भी परचेज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सीधा फार्मर से परचेज करते हैं तो वो डायरेक्ट परचेज हो गया, उसमें कोई भी इंटरमीडियरी का कोई योगदान नहीं रहता। बस यही रुकिए, जरा ठहरिए। अगर कंपनी को पहली बार फंड्स देने हैं, बेसिकली पहली बार पैसे इकट्ठा कर रही है और कंपनी डायरेक्ट इकट्ठा कर रही है, तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि वो प्राइमरी मार्केट है। कौन सी मार्केट है? प्राइमरी। लेकिन यहां पे एक और बात है, एक और पॉइंट है, जब हमारी नीड बहुत ज्यादा है, हमारी नीड बहुत ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हम छोटी मार्केट में नहीं जाएंगे, हम बड़ी मार्केट का रुख करते हैं। ठीक है, और अगर हमें आलू ही 2 किलो परचेज करने हैं तो छोटी मार्केट में जाते हैं। तो अब कंपनी को सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होगा कि फंड्स चाहिए किसके लिए। आपने पढ़ा होगा कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जानते हो क्या होती है वर्किंग कैपिटल? मैम सुनो मेरी बात, हमने क्लास 12th करी, मैंने कहा हाँ जी करी। मैम क्लास 12th में हमने अकाउंट्स पढ़ा, मैंने कहा हाँ जी पढ़ा। पर मैं बताती हूँ अकाउंट्स कैसे पढ़ा। मैम पूरे साल फर्स्ट बुक पढ़ी जिसमें हमने डिवेंचर और शेयर पढ़ा, और बाकी की पार्ट 2 जो थी वो हमने साल में 2 बार पढ़ी, एग्जाम के टाइम पर ट्यूशन में। और ट्यूशन पढ़ने हम 1 घंटा जाते थे, जिसमें 10 मिनट हमारी बातचीत होती थी, 1 क्वेश्चन हमारी सर या मैम कराती थी, 1 में हमारे बीच में हम करते थे और वापस घर लौट जाते थे। उसके बाद में हम स्कूटी लेके पिज्जा खाते थे या बर्गर या पेटी, जितने पैसे अवेलेबल होते थे, थोड़ी गपशप करते थे और घर पहुंच जाते थे। ऐसी जिंदगी चलती थी ना। कभी कभी जरूरत पड़ती थी इको की क्लासेस की, तो जीडीपी एट एमपी और एट एफसी तो आज तक समझ नहीं आई, एफसी कहां पे और एमपी कहां पे। लेकिन फिर भी इस मैम हमारे नंबर है 100 में से 90, क्योंकि मैम जब हमारा प्रैक्टिकल हुआ था 25-30 नंबर का, तो सर से हमने बात कर ली थी, सर मिठाई बढ़िया वाली खिलाऊंगा, नंबर पूरे दे देना, है ना। तो इट मीन कुल मिला के है कि जो क्लास 12th की जर्नी है वो बड़ी बिंदास रही। मेरी क्लास के अंदर जितने भी बच्चे बैठे हैं, लगभग सभी बच्चों के 60% से ज्यादा ही होंगे। आई एम राइट और रॉन्ग? और ऐसा भी होगा कि कोई बच्चा ऐसा भी है जिसके 99.9%, ऐसे भी बच्चे होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, क्लास 12 तक आपने जो भी पढ़ाई करी उसका पर्पस एकदम डिफरेंट था, वो कहीं काम नहीं आएगी आपकी असल जिंदगी में। पढ़ाई 2 तरीके की होती है, एक पढ़ाई होती है प्रोफेशनल कैरियर के लिए, पैसे कमाने के लिए, एक पढ़ाई होती है जिंदगी को अच्छा करने के लिए, सुकून के लिए। दोनों पढ़ाई बेहद जरूरी है, क्योंकि एक पढ़ाई ऐसी होती है, एक बच्चा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत पैसे कमा लेता है, लेकिन असल जिंदगी में फेल हो जाता है। क्यों फेल हो गया? कि मैं तो किसी से प्यार करता था, उसने मुझसे शादी नहीं करी, तो मैंने क्या कर लिया जी, सुसाइड कर लिया। वो फेल हो गया असल जिंदगी में। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, हमारी क्लास के बच्चे दोनों तरीके से वेल एस्टेब्लिश होने चाहिए। ऐसी दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमें जिंदगी जीने से रोक दे? अगर हम चाहेंगे, ऐसी क्या मजबूरी है कि हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाएं?
तो ऐसे लोग दिमाग से अनसाउंड माइंड होते हैं। जैसे आपने इंडिया के अंदर अभी कल्चर देखा, एक बहुत फेमस सा केस भी चल रहा है कि उसने अपने हस्बैंड को ही मार दिया विद इन 9 to 10 days। वो मेंटली अनसाउंड पर्सन है, वो असल जिंदगी में उन्हें दिमाग ही नहीं है। इसे कहते हैं कि दिमाग, ये होते हैं एक्चुअल में अनसाउंड पर्सन, वो है अनसाउंड पर्सन। ऐसे दिमाग का भी क्या फायदा जो सही जगह ना चल सके। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, हम सुकून के लिए, जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई दोनों अच्छी होनी चाहिए, आपके मोरल प्रिंसिपल्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। आर यू गॉट द पॉइंट? अब सुनिए, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल की है, और कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो गो फॉर मनी मार्केट। कंपनी को मॉडर्नाइजेशन करना है, कंपनी को अपना एक्सपेंशन करना है, कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो गो फॉर कैपिटल मार्केट। आर यू गॉट द पॉइंट? सो अगर हम मनी मार्केट की बात करें, तो मनी मार्केट डील करती है शॉर्ट टर्म फंड्स में, जो कि लेस देन कितने होते हैं? 1 year। इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब आते हैं। कैपिटल मार्केट जो डील करती है, दैट इज टू बी डील इन द लॉन्ग टर्म फंड्स मोर देन 1 year। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? शेयर्स है और डिबेंचर्स है और बॉन्ड्स है। एंड कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 2 parts। कौन कौन से जरा देखिए, पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। What is the difference between a primary and a secondary market? जब डायरेक्टली किसान से आलू खरीदे जाते हैं, that is a primary, और जब मार्केट से आलू खरीदे जाते हैं, that is secondary। It means primary market वो होती है जहां पे न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड। क्या बोला मैंने? न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड जस्ट लाइक ए IPO एंड FPO। कंपनी रेज कैपिटल डायरेक्टली फ्रॉम investors, and secondary market existing securities are traded with the help of stock exchange, and platform क्या है? stock exchange, जैसे कि NSE और BSE। इतनी बात समझ में आई बेटा? अगली क्लास में जैसे जैसे टर्म्स आते जाएंगे हम क्लियर करते जाएंगे, लेकिन पहले हमें जीरो बेसिक क्लियर करना जरूरी है। पहले दिन स्टॉक एक्सचेंज फलाना, स्टॉक एक्सचेंज ढिकाना, देखिए मेरे पास क्या नॉलेज है, दैट्स इंपॉर्टेंट, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना जरूरी है। मैं सिलेबस के दायरे में रह के पढ़ाना चाहती हूं, ये नहीं कि मैं एक्स्ट्रा इधर से उधर से यहां से वहां से। भाई जो बच्चे के मतलब की चीजें है ना, पहले वो तो समझाइए, बाकी की चीजें तो बहुत बात की बात है। सो इट्स अ वेरी सिंपल एंड अ प्लेन पेपर। एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग, मैं आपको शेयर खरीदना सिखा रही हूं, आपके किस काम के हैं? आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? तो जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा, सिलेबस के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, कंटेंट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, उसके बाहर जाकर नहीं पढ़ना। अब यहां तक हमने एक बात तो क्लियर कर ली। अगर हम फिर से वापस चले तो हमने कहा था जी हमारे पेपर का नाम क्या है? कैपिटल मार्केट। मैंने कहा डायरेक्ट कैपिटल मार्केट पे हम नहीं जा सकते, कैपिटल मार्केट से पहले हमें अपना जीरो बेसिक क्या करना पड़ेगा? क्लियर करना पड़ेगा। तो अब अगर हम देखें तो फिर से मैं आपको एक बार क्लियर कर देना चाहती हूं, बहुत ही आराम से सुनना, कि कैपिटल मार्केट वाला पेपर पढ़ने से पहले हमें फाइनेंशियल सिस्टम की नॉलेज होना जरूरी है। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब होता है कि जिनके पास एक्सेस फंड्स है, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर, और जिनको पैसे की जरूरत है, मतलब बिजनेस सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर से जो बिजनेस सेक्टर के पास फंड्स का अरेंजमेंट होता है, जो सेविंग मोबिलाइज होती है, उस सिस्टम को फाइनेंशियल सिस्टम बोला जाता है। फाइनेंशियल सिस्टम 3 पिलर से चलता है, जिसमें पहला पिलर फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा पिलर आता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट, और तीसरा इंटरमीडियरीज होता है। फाइनेंशियल मार्केट 2 तरीके की होती है। कंपनी की रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म फंडिंग की है तो वो कैपिटल मार्केट में जाती है, और अगर शॉर्ट टर्म फंडिंग की है तो मनी मार्केट में जाती है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें
तो आपकी नीड के अकॉर्डिंग है, आपको बोरोविंग्स में चाहिए या ऑनर्स में चाहिए। अगर आप बोरोविंग्स में जाना चाहते हो तो उसे डेट फंड बोलते हैं, जैसे कि डिबेंचर्स है, जैसे कि बॉन्ड्स है। आप ओनर्स फंड में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो इक्विटी और प्रेफरेंस में। उसी के साथ इंटरमीडियरीज आपके डिपेंड करते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, आपकी प्राइमरी मार्केट है या सेकेंडरी, क्योंकि कैपिटल मार्केट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, पहली प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। कंपनी जब डायरेक्ट शेयर्स इशू करती है, सिक्योरिटीज इशू करती है इन्वेस्टर को, तो उसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। लेकिन वही शेयर्स जब सेकेंड टाइम विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज लाइक बीएससी एनएससी ट्रेड होते हैं तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। इसी तरीके से इंटरमीडियरीज भी प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, जो फंड्स को इशू और मैनेज करने में हेल्प करते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरीज, और जो सेकेंडरी मार्केट में आते हैं उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडियरीज, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ब्रोकर। ओके, ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चल सकती हूं। एग्जाम में अभी तक ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी एंड अ सेकेंडरी मार्केट। स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं, तो देखिए जरा। हमने पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का डिस्कशन किया। पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम कंसर्न करें, फाइनेंशियल मार्केट इज अ सिस्टम बिल्ट ऑन 4 की पिलर्स। दीज आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स। वन इज फॉर व्हाट? स्मूथ फंक्शनिंग एंड एफिशिएंसी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दीज आर द इंटरमीडियरीज लाइक द बैंक। अगर एक बिजनेसमैन को पैसे की जरूरत है, जब बिजनेसमैन को पैसे की जरूरत होती है तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता है, सपोज करिए वो कंपनी नहीं है, और अगर वो कंपनी नहीं है तो शेयर्स डिबेंचर्स के फॉर्म में पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता। उसके पास एकमात्र एक ही रास्ता होता है, दे गो फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर बोरोविंग्स। यस और नो? अगर कंपनी है तो उनके पास 2 रास्ते होते हैं कि वो ऑनर्स फंड में भी जा सकते हैं और वो बोरोड फंड में भी जा सकते हैं। अब यहां पे देखिए, दीज आर द इंटरमीडियरीज दैट मोबिलाइज सेविंग एंड एलोकेट दैम प्रोडक्टिव यूज। एंड इसके एग्जाम्पल है बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं और पेंशन फंड्स हैं। उसी के साथ साथ अगर हम रोल की बात करें, फिर दूसरा हमारे सामने आते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें, दीज आर द प्रोडक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड इन फाइनेंशियल मार्केट टू ट्रांसफर फंड और मैनेज रिस्क। जस्ट एक सेकेंड। हाँ जी बच्चों, प्लीज कीप क्वाइट। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको अभी अभी क्लियर किए। इट में बी इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स,
म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स एंड एक्सेट्रा। उसके बाद बच्चों फाइनेंशियल मार्केट की बात आती है। मैंने आपको बताया फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली आपके यहाँ पे जो है वो दो ही तरीके की है। कौन कौन सी? मनी और कैपिटल। ये तीन तरीके की मार्केट आपके यहाँ नहीं पढ़ाई जाती है एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में आती है। डेरिवेटिव मार्केट, फॉरेक्स और कमोडिटीज मार्केट, तो वो बाद में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इनका रोल क्या होता है, ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? इजिली कन्वर्ट इनटू कैश एंड हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। फाइनेंशियल सर्विसेज, जो बेसिकली अदर कंपनीज हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब इसकी पूरी कहानी आप समझना कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक्चुअल में क्या होती हैं और इनका क्या रोल होता है, ये किस तरीके से काम करती हैं, वो मैं पूरा आपको समझाती हूँ। अगर हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात करें तो इनको कब यहां पे बुलाया जाता है और क्या इनका रोल रहता है? सबसे पहला वर्ड यूज हुआ क्रेडिट और दूसरा वर्ड यूज हुआ है रेटिंग। क्या बताया मैंने? वन इज अ क्रेडिट, सेकंड वन इज अ रेटिंग और थर्ड वर्ड है एजेंसी। तो जब भी कभी कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी को लोन देती है तो ऐसी स्थिति में बेसिकली होता क्या है, जब वो लोन सैंक्शन करती है तो वो ये जानना चाहती है कि जिस कंपनी को मैं लोन सैंक्शन कर रही हूं, व्हाट इज द वर्थ and capacity, either that company is in a situation to repay the loan on time, either that company is a financially stable company, either that company is in a position to pay the interest on time or not। तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके वो रेटिंग तैयार करती हैं। मान के चलिए उनकी नेगेटिव रेटिंग है तो बैंक उस कंपनी को लोन सैंक्शन नहीं करेगा। मुद्दा एक उठता है कि मान के चलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं, अगर वो मिल गई कंपनी के साथ और उन्होंने है खराब रेटिंग लेकिन दे दी क्या? अच्छी रेटिंग, लाइसेंस खत्म। क्योंकि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज काम करती हैं ये सेबी के थ्रू काम करती हैं, ये सेबी से रजिस्टर्ड होती हैं और ये इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करती हैं, क्योंकि इनकी एक गलत रेटिंग की वजह से पैसा डूब जाएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं किंगफिशर का। आपने नाम सुना होगा किंगफिशर, विजय माल्या जी का नाम सुना है? यहां पे हवाई जहाज में चलते थे, विदेश में मेट्रोस चलते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। मतलब लोगों की अप्रोच है। यहां देखिए कैसी लाइफ थी उनकी, इंडिया के अंदर लाइफ देखी थी। इसीलिए जब तक हमें ना अपने देश से उसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। हमारी कंट्री बहुत अच्छी कंट्री है रियली। हम अपने देश को, जो लोग बाहर रहते हैं और जो बाहर कम करते हैं, उनको पता है कि हमारे देश क्या चीज है, कितनी फ्रीडम हमारे देश के अंदर है, कितने बेनिफिट्स हमारे देश के अंदर है, कितनी अच्छी लाइफ हमारे देश के अंदर है। तो हम ना उस चीज की अहमियत थोड़ा कम समझते हैं और अहमियत हमें तब समझ में आती है जब हम दूसरे देश में चले जाते हैं। तो इंडिया की एक्चुअलिटी उन लोगों को पता है जो फॉरेन कंट्रीज में अपने आप को सेटल किए हैं। अपना देश अपना ही होता है, अपनापन होता है, अपनी फीलिंग होती है ना। लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर क्रेज होता है कि हमें तो फॉरेन कंट्री में ही सेटल होना है। अपनी अपनी चॉइस होती है कि अब्रॉड में ही शिफ्ट होना है, वो वहीं कहीं लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। वो एक अलग अप्रोच है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अपने देश में हम राजा की तरह रहते हैं और दूसरा देश तो दूसरा ही होता है, ये आपको समझनी चाहिए। मेरी 1% आज तक भी इच्छा नहीं थी कि मैं फॉरेन कंट्री विजिट करूं, और हमारे घर में से शायद ही कोई होगा जो फॉरेन कंट्री नहीं गया ट्रिप पे मुझे छोड़ के। और जब से ये प्लेन क्रैश हुआ है ना, वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब तो कोई इच्छा है ही नहीं। मतलब मेरा तो पहले ही मन नहीं था फॉरेन कंट्री में किसी ट्रिप पे जाने का। ऐसा नहीं है कि पैसे की दिक्कत है, पैसे तो हैं इतने कि फॉरेन कंट्री जा सके, बट कोई इच्छा ही नहीं है। कोई ऐसे होता है ना कि क्रेज होता है कि हमें आउटसाइड कंट्री जाना है, वहां पे हमें ट्रिप पे जाना है। मुझे अपना देश बहुत पसंद है और हमारे देश के अंदर इतनी सुंदर सुंदर जगह है कि पहले मेरी चॉइस है कि अगर मैंने अपनी लाइफ रहते हुए पूरी इंडिया घूम लिया और मेरी लाइफ बची तो मैं शायद फॉरेन कंट्री जाऊंगी, और लाइफ नहीं बची तो मेरी कोई इच्छा नहीं है। क्योंकि मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं है, वो नहीं गए किसी देश में, पूरी जिंदगी अपने देश में तो जिए। भाई साहब विदेश जाके अगर बाय चांस कोई दिक्कत हो जाती है तो यहां तक बॉडी लाने के लिए भी कई लाख रुपए चाहिए, है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो इट्स बेटर भैया जैसा भी है, अपना देश बहुत अच्छा है, यहीं घूम लेंगे। कम से कम गाड़ी लेके जा रहे हैं, कुछ खाने पीने का मन है तो खा पी तो सकते हैं। एक कपल ने, मेरे एक फ्रेंड थे, वो अब्रॉड गए थे घूमने के लिए, पैकेज में गए थे जी, पैकेज में। अब पैकेज में गए तो उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि उनका कुछ खाने पीने का सिस्टम खराब हो गया। मैंने कहा इससे अच्छा तो हमारी इंडिया ही है,
कम से कम जो मन करता है वो खा सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। और फॉरेन कंट्री में भी क्या ही होगा, वही सड़कें, वही नदियां। हमारे देश में क्या कमी है किसी चीज की? बहुत ब्यूटीफुल है। आप एक जगह कभी जाना, धनोल्टी, कितना अच्छा वेदर है, कितनी ब्यूटी है, बड़ी सुंदर सुंदर जगह है। कश्मीर भी वैसे काफी सुंदर है, अगर लौट के वापस आ जाए तो है वो भी सुंदर, है ना। बस वहां रिस्क पे जाते हैं। अब तो हमारे यहाँ से मेट्रो भी, वो ट्रेन भी जाने लगी है, दिल्ली वाया कटरा वाया श्रीनगर, है ना। तो वंदे भारत श्रीनगर तक जाने लगी है। तो खैर डिस्टेंस कम हो गया, लेकिन श्रीनगर देखने में बहुत खूबसूरत भी है, कश्मीर सुंदर भी बहुत है। पर वहां पे भी कहानी वही है कि बच के आ जाओ तो ठीक है, नहीं तो आगे देखिए। यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। लाइक क्रिसिल है, इकरा है, और मूडी इन्वेस्टर है, फिच है। देखो हम जब फेमा पढ़ेंगे ना, तो फेमा में मैं आपको एक बात बताऊंगी, हमारी जिंदगी के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। और मैं पिछले 13-14 साल से बच्चों को यही बताती आ रही हूँ, क्योंकि बच्चों के अंदर ना बड़ा क्रेज होता है फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने का, घूमने का, वहां पे ट्रिप पे जाने का। जैसे सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशस, ये सब जगह जो है, बाली वगैरह, ये एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। एक्चुअली क्या है कि इंडिया के अंदर हम जो इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो हमें $2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर पर इंडिविजुअल के लिए होता है। उतना हमारी कंट्री को हमें देना ही पड़ेगा अगर हम मांगेंगे तो, ठीक है। अब हमारी कंट्री में से हमारी गवर्नमेंट हमें दे तो देती है और हम उसे खर्च करके आ जाते हैं। हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम खर्च भी ना करें। अगर हम फॉरेन डॉलर्स, हम डॉलर्स से इनकम जनरेट नहीं कर रहे, एक्सपोर्टर्स नहीं है, तो इट्स बेटर कि हम उसे खर्च भी ना करें। देश सेवा जरूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पे जाके देश सेवा करें, इस तरीके से भी हम देश सेवा कर सकते हैं, यस और नो। तो अब ये क्रेज कैसे फैला? ये क्रेज ऐसे फैलता है, जैसे मान के चलिए मिस्टर ए है और उसकी अभी नई नई शादी हुई। अब वो शादी में जब जाएगा तो वो अपडेट करना स्टार्ट कर देती हैं, स्पेशली लेडीज की ज्यादा नेचर होता है। तो वो IGI जाएंगी तो तिरछा मुंह करके IGI, ठीक है। उसके बाद प्लेन में बैठेंगे, फिर एक अपडेट होगा, फिर वो वहां पे जाएंगी तो फिर एक अपडेट होगा। अब क्या है कि सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया, अब दूसरी जो उनकी फ्रेंड है उसने देखा, अच्छा कुछ भी तो थी नहीं यार, सही फैमिली मिली है, वो तो बाहर घूम रही है। तो अब उसके मन में ये इच्छा जागृत हो चुकी है कि वो भी जाएगी, और भाई वो जाएगी, कुछ भी हो या नहीं हो। तो मुझे लगता है इन सब चीजों से ना ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। और अगर हम इन चीजों का बाइकआउट करें और इंडिया में घूमे तो ज्यादा अच्छा। एक बच्चा कह रहा है मैम शिलोंग नहीं जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा मेघालय से लौट के, है ना। लड़के तो भाई बहुत डर गए, मेघालय तो कभी नहीं जाएंगे। खैर वो एक्सेप्शनल सिचुएशन है। अब इधर देखिए, फिर से हम बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की। अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की हम बात करें तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कई सारी कंपनीज इंडिया में काम कर रही है। केयर है, इकरा है, क्रिसिल है, फिच है, मूडी इन्वेस्टर है। ये तमाम कंपनी जो होती है रजिस्टर्ड होती है और इनको लाइसेंस मिलता है सेबी से। अगर इन्होंने रेटिंग सही नहीं करी तो इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। इट मींस इनका जो वर्क है, इनका जो बिजनेस है वही खत्म हो जाएगा, बिना लाइसेंस के रेटिंग कर नहीं सकते। तो जितने भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो रेटिंग डिमांड करते हैं कि हमें रेटिंग चाहिए। प्लस जब भी कभी कंपनी फंड रेज करती है थ्रू द पब्लिक तो भी IPO ग्रेडिंग एंड रेटिंग्स की जरूरत होती है। तो इनका एक अलग ही तरीके का रोल है। इनको इंटरमीडियरीज भी बोल सकते हैं हम। तो इंटरमीडियरीज में हमारे मर्चेंट बैंकर्स आते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स आते हैं, और ये सब है। उसी के साथ साथ अब देखिए यहाँ पे जो हमने पढ़ा उसको एक बार समाप्त कर लेते हैं। हमने कहा जी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज लाइक बैंक्स हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं और म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या क्या है? इट में बी शेयर्स, इट में बी बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स। मार्केट इज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज मैंने आपको बताया, ब्रोकर की सर्विस है, डिपॉजिटरी की सर्विस है, DP की सर्विस है। ये सारी हमारे यहाँ पे सर्विसेज होती हैं। अब यहां पे आपको नजर आ रहा होगा बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। नाउ अब जो हमारा पेपर था उस पर हम पहुंच चुके हैं। तो हमारे पेपर का नाम था कैपिटल मार्केट एंड बताइए क्या, सिक्योरिटीज लॉज। अब जब हम कैपिटल मार्केट में जाएंगे तो हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। क्या मैंने आपको कहा था कि हम थोड़ी देर बाद वापस लौटेंगे और हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं। तो देखो अब आपको कुछ कुछ सिलेबस समझ में आएगा।
अब आपको कुछ कुछ सिलेबस समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सबसे पहला चैप्टर आपके यहां पे है बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अब रिलेट करेंगे चैप्टर्स को हमने कहा बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट की, यस, इसके अंदर अब क्या बताया होगा, कैपिटल मार्केट क्या होती है, कितने तरीके की होती है, कैसे काम करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से, तमाम चीजें डिस्कस करेंगे किसके अंदर, दैट इज द बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। फिर हमारा आ जाएगा सेकेंडरी मार्केट। अब आपको ये पता चल गया सेकेंडरी मार्केट क्या, एक प्राइमरी मार्केट होती है और दूसरी सेकेंडरी मार्केट। अब हमारे देश के अंदर इन द ईयर 1956 जो स्टॉक एक्सचेंज थी उन पे काम करना जरूरी था। बताइए क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग होती है, और अगर मैं ये बोलूं कि मेरे से कंपनी ने पैसा ले लिया और वो पैसा मेरा लिक्विडिटी में कन्वर्ट ही नहीं होगा, मतलब कभी कैश में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो मैं कभी पैसा नहीं दूंगी। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो है लिक्विडिटी मेंटेन होती है, तो हमें स्टॉक एक्सचेंज पे काम करने की जरूरत है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट आया था। कौन सा एक्ट जरा देखना, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट में पूरे तरीके से जितनी भी तमाम, प्लीज नो टॉकिंग, जितनी भी हमारे यहाँ पे आपकी जो काम कर रही हैं, कौन, ये स्टॉक ब्रोकर्स जो है या हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए एक्ट है जिसका नाम है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। इसी के साथ साथ हमारा कंपनीज एक्ट भी आया था जिसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956। दो बातें समझ में आई, पहला कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया तो उसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956। दूसरा हमारा सिक्योरिटीज और स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्यों जरूरी था? क्योंकि कंपनी जब पैसा इकट्ठा करेगी तो लोगों के माइंड में फ्री होना चाहिए कि हम अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो वो हमने फिर किसके थ्रू हेल्प करी, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। इन्होंने क्या किया, जितने स्टॉक एक्सचेंजेस थे उनको कंपनीज में कन्वर्ट किया। इसी के साथ साथ फिर तीसरा एक्ट आया हमारा डिपॉजिटरीज को लेके, डिपॉजिटरीज एक्ट। डिपॉजिटरीज का एक एक्ट आया जिसको हम पढ़ेंगे आगे, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। और उसी के साथ साथ फिर हमारी आई बच्चों इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज जो हमने अभी जस्ट क्या किया था, डिस्कस किया था। इसके साथ साथ फिर हमारा आया IFSCA, ये नया सेंटर है जो कि हम पढ़ेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स। उसके बाद बच्चों हमारा ये है पार्ट 2 जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।